विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में मैं संवैधानिक शब्दावलियों की चर्चा करने चल रहा हूं। प्रायः हम लोग स्वतंत्रता दिवस, संप्रभुता, गणतंत्र जैसे शब्दों को सुनते एवं पढ़ते हैं। हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी मनाते हैं और 26 जनवरी को, जिस दिन भारत का संविधान लागू किया गया था, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अर्थात रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी विषय को लेते हैं कि क्या स्वतंत्रता एवं गणतंत्र में कोई अंतर है या दोनों सेम है, दोनों का अर्थ एक है या दोनों के अर्थ में अंतर है। तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से आज़ाद हुआ था। 190 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद हमने 15 अगस्त को तिरंगा फहराया था। तो 15 अगस्त जो हमारी आज़ादी का दिवस है, इसके साथ साथ हम संदर्भित करेंगे विश्व के अन्य देशों से कि क्या ऐसे कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हम पाते हैं कि कांगो जो अफ्रीकी देश है, एशिया के 2 देश साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं खाड़ी देश बहरीन, इस प्रकार ये 4 देश ऐसे हैं, कांगो, साउथ कोरिया, साम्यवादी देश, उत्तरी कोरिया और बहरीन, ये भी अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो 15 अगस्त का और 26 जनवरी का ये 2 राष्ट्रीय पर्व हैं और हमारे आज़ादी के जीवन में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन जब हम संविधान की पुस्तक पढ़ते हैं तो 15 अगस्त के लिए यहाँ मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, नियत तिथि। इसे कुछ इतिहासकार डिटरमाइंड डेट भी कहते हैं। नियत तिथि, इसको अंग्रेजी में हम डिटरमाइंड डेट भी कहते हैं। डी.डी. बसु साहब ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। अर्थात ये वो तिथि है 15 अगस्त जिसका निर्धारण ब्रिटिश सरकार ने किया था, हमने नहीं किया था। यदि हमें चुनने का अवसर मिलता तो हम 26 जनवरी को अपनी आज़ादी का दिवस चुनते, क्योंकि इस 26 जनवरी का संबंध अतीत में थोड़ा सा दूर हम राष्ट्रीय आंदोलन में जाएंगे। तो उस 26 जनवरी 1930 से है जब पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व में, हाँ मैंने सही कहा, कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार एक संकल्प लिया गया था लाहौर अधिवेशन में, और अर्धरात्र में हमने वहाँ पर तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता का एक संकल्प लिया। यह संकल्प लिया कि यदि हमें आने वाली 26 जनवरी को ब्रिटिश हुकूमत आज़ाद नहीं कर देती तो भारत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करेगा। ब्रिटिश सरकार ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हम प्रत्येक वर्ष अपने उस संकल्प के अनुसार 26 जनवरी 1930, 31, 32 ऐसे करके स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। तो कहने का मतलब मेरे विद्यार्थियों ये है कि 26 जनवरी को हमने संविधान बनने के बाद जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, इसीलिए हमने थोड़ी सी प्रतीक्षा की कि उस पवित्र आज़ादी के दस्तावेज को जो हमारे लोकतांत्रिक जीवन को संचालित करेगा, क्यों न हम उस ऐतिहासिक पवित्र तिथि 26 जनवरी को लागू करके सम्मानित करें। तो 26 जनवरी का जो वर्तमान महत्व है वह है संविधान का लागू होना, अर्थात संविधान इस तिथि को लागू हुआ और इसी के साथ साथ हमने भारत को एक शब्द है गणतंत्र, गणतंत्र दिवस घोषित किया। यहाँ गणतंत्र का अर्थ अभी मैं लौट कर क्लियर करूंगा। तो मैं फिर पीछे जाता हूँ कि 15 अगस्त ये हमारी आज़ादी का दिवस है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस है, फ्रीडम डे है। हमने ब्रिटिश सरकार से आज़ादी प्राप्त की इस दिन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर भारत के पहले प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को इस संबोधन के साथ कि वर्षों पहले हमने भाग्यवधु से एक प्रतिज्ञा की थी, वर्षों पहले
हमने भाग्य बधू से एक प्रतिज्ञा की थी, आज वह समय आ गया है। लंबी पंक्ति है, लास्ट की पंक्ति है, आज जब विश्व सो रहा होगा, भारत स्वतंत्रता के नए जीवन में प्रवेश करेगा। नियत के साथ किया गया समझौता क्या था? नेहरू का इशारा उस घटना की ओर था, उस 26 जनवरी 1930 की ओर था, उस संकल्प की ओर था जो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के साथ की गई थी। वह 15 अगस्त को पूरा हुआ। 15 अगस्त को भारत ने आज़ादी प्राप्त की और यह आज़ादी एक पैक्ट के अंतर्गत, शांतिपूर्ण समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार से प्राप्त की। इसे हम इंडियन इंडिपेंडेंट ट्रीटी के रूप में कहते हैं। ज़्यादा हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे तो हम दोनों लोग उलझ सकते हैं। मैं सीधे स्वतंत्रता को संप्रभुता से जोड़कर प्रस्तुत करता हूँ अपनी बात। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमने ब्रिटिश सरकार से आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन संप्रभुता को इसी के साथ हम जोड़कर पढ़ेंगे। पहले संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट कर दें। संप्रभुता शब्दावली का अर्थ है कि ऐसा देश या वह देश जो अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हो, उस पर कोई एक्सटर्नल सुवेरेनिटी या प्रेशर ना हो। कहने का तात्पर्य कि देश स्तर पर जब हम आज़ादी प्राप्त करते हैं और आज़ादी प्राप्त करने के साथ ही हमें अपने आंतरिक गृह, शिक्षा, व्यापार या विदेश नीति हर प्रकार के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, तो हम एक प्रकार से पूर्ण स्वतंत्र देश होते हैं। उसको हम राजनीतिक शब्दावली में संप्रभुता के साथ जोड़ते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ पाकिस्तान प्रभुत्व संपन्न देश नहीं बना था। वहाँ ब्रिटिश सरकार का कुछ मामलों पर नियंत्रण बना हुआ था, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। हम हर प्रकार की संधि, समझौते, निर्णय लेने के लिए आज़ाद थे। पाकिस्तान के साथ कुछ शर्तें थी। पाकिस्तान पूर्णतः 1956 में जाकर एक संप्रभु देश बना और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के क्षण ही एक स्वतंत्र देश बन गया। अतः भारत एक स्वतंत्र देश बनने के साथ ही साथ संप्रभु देश बन गया। इसको विद्यार्थियों एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। आपने हांगकांग का नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में आजकल रहता है। ये इस पर ब्रिटिश नियंत्रण था और ब्रिटिश नियंत्रण से यह क्षेत्र 97 में जब आज़ाद हुआ और चीन को सौंपा गया, ये चीनी क्षेत्र है, तो एक संधि हुई कि आने वाले 50 वर्षों तक हांगकांग में जो आर्थिक और कुछ अन्य कानून हैं वो ब्रिटिश सरकार के ही समय जो लागू थे वो बने रहेंगे। इसका मतलब हांगकांग आज़ाद हो गया, उसको एक स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा मिल गया और चीन के सुवेरेनिटी में आ गया, लेकिन वह पूर्ण संप्रभु देश अभी नहीं बन पाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता के साथ संप्रभुता को हम यहाँ इसलिए प्रयोग किए। क्या स्वतंत्रता ही कोई स्वतंत्रता ही गणतंत्र है? क्या स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र में कोई अंतर है? इसको सबसे पहले हम शब्दावलियों के अर्थ में समझ लें। गणतंत्र को हम अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष आनुवांशिक न होकर निर्वाचित होगा। अब इसको समझते हैं। बच्चों, आप जानते हैं भारत पर लंबे समय तक ब्रिटिश राज था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय जॉर्ज 6वें वहाँ के शासक थे और जॉर्ज 6वें के हस्ताक्षर से ही भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। 18 जुलाई 1947 को कानूनी रूप से हम आज़ाद हो गए और उस इंडियन इंडिपेंडेंस ट्रीटी, उसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस ट्रीटी, भारतीय स्वाधीनता संधि, जिस पर 18 जुलाई 1947 को विधिवत
भारत को कुछ शर्तों और संधियों के साथ आजाद किया। यहाँ टॉपिक उचित नहीं है कि मैं उन संधियों की चर्चा करूं। तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान पर भी ब्रिटेन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, शासन की संसदीय प्रकार की प्रणाली, नागरिकता, कानूनी ढांचा, बहुत कुछ हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, या कह सकते हैं कि प्राचीनतम लोकतांत्रिक प्रणाली का वहां विकास हुआ। क्या भारत तो ब्रिटेन की तरह ही लोकतांत्रिक देश है? अवश्य, थोड़े बहुत अंतर के साथ। यहाँ भी संप्रभुता जनता में निहित है, वहां भी संप्रभुता जनता में निहित है, या कह सकते हैं जनता में कम और संसद में ज्यादा निहित है, क्योंकि संसद वहां पर सर्वोच्च है और भारत में यहाँ की जनता ने संविधान को एक सर्वोच्च दर्जा दिया है। अल्टीमेट सर्वोच्चता हमारे देश की जनता में निहित है, जैसा कि प्रस्तावना को पढ़ने से सिद्ध होता है। तो गणतंत्र का अर्थ है संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। ब्रिटेन से चूंकि हमने व्यवस्था ली है, ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है, उसके संसदीय प्रणाली में एक संवैधानिक प्रमुख होता है जो राजा या रानी में से कोई एक होता है, अर्थात ये आनुवांशिक ही होगा। और वहां पर जो प्रधानमंत्री होता है वो ठीक हमारी देश की तरह एक निर्वाचित हाउस ऑफ कॉमन्स वहां बोलेंगे, भारत में लोकसभा बोलेंगे, तो वहां का एक बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो संसदीय प्रकार की प्रणाली हमने चुना है। इसमें दो कार्यपालिका के शीर्ष पर दो प्रमुख होते हैं, एक वहां पर आनुवांशिक है और प्रधानमंत्री हमारी तरह होता है। तो आनुवांशिक जो राष्ट्राध्यक्ष है उसकी जगह हमारे संविधान में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रपति का पद सृजित किया और इस राष्ट्रपति पद पर पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। आगे चलकर 1952 में इनका निर्वाचन हुआ और एकमात्र राष्ट्रपति हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए। वैसे भारतीय संविधान ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, राष्ट्रपति कई बार भी निर्वाचित हो सकता है। तो चूंकि भारत में एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष की प्रणाली है तुलना में ब्रिटेन के, कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में आनुवांशिक प्रमुख होगा और भारत में निर्वाचित प्रमुख होगा। इसी निर्वाचित प्रमुख होने के आधार पर भारत को क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। अगर किसी देश के संविधान के साथ गणतंत्र शब्द लगा हो तो उसका नंबर 1 एक अर्थ ये होता है कि वहां पर पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और वर्तमान संविधान में वहां पर राजतंत्र को कोई स्थान नहीं प्राप्त है और वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष होगा अब वह जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होगा। तो कहने का तात्पर्य कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय ही लोकतंत्र हो गया। तो लोकतंत्र हो गया या लोकतांत्रिक संविधान बनाने वाला देश हो गया। संविधान का निर्माण जारी ही था। तो लोकतंत्र भारत 47 में ही हो गया। लेकिन गणतंत्र जो बना इसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और इसको हम रिपब्लिक कह सकते हैं। तो लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर यह है कि कोई भी देश लोकतंत्र हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि गणतंत्र हो। कहने का तात्पर्य सभी गणतंत्रात्मक देश लोकतंत्रात्मक देश होंगे लेकिन सभी लोकतंत्रात्मक देश गणतंत्रात्मक देश नहीं होंगे। जैसा कि हम ब्रिटेन के केस में देखते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। फ्रांस में हम देखते हैं वहां गणतंत्र है। पड़ोसी देश नेपाल में देखते हैं वहां निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है और गणतंत्र है। पाकिस्तान भी गणतंत्र का उदाहरण है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भूटान गणतंत्र का उदाहरण नहीं है, क्योंकि भूटान में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच वहां पर राजपथ बना हुआ है। तो इस प्रकार 26 जनवरी को अगर हम कहें तो एक तो संविधान का प्रवर्तन हुआ, संविधान इनफोर्स हुआ, ये एक अलग चीज है। संविधान इनफोर्स हुआ ये अलग चीज है। ये तो महत्व है। एक बार हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 50 को हमारा संविधान लागू हो गया और आज तक बना हुआ है। लेकिन जब हम कहते हैं कि 26 जनवरी
को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि उसी 26 जनवरी 1950 को भारत ने एक रास्ता चुना, एक प्रणाली अपनाई कि हमारे देश में जो संवैधानिक अध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा। तो इस प्रकार बच्चों, गणतंत्र का मतलब है निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष का होना, और लोकतंत्र का मतलब है किसी देश के शासकों द्वारा शासन और जीवन, राजनीतिक जीवन की उस प्रणाली की ओर बढ़ना जिसमें सब कुछ जनता की भागीदारी से संचालित होता है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता, संप्रभुता और गणतंत्र का यह अंतर हुआ। यहाँ पर हम ये परीक्षा के दृष्टि से कुछ चीज डिस्कस कर लें। ये तो शब्दावलियाँ स्पष्ट करने के साथ साथ मैं सामान्य अध्ययन की क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पर जरूरी है कि मैं अपने कुछ विषय को जोड़ दूँ जो परीक्षा में बहुत बनते हैं। तो आपको ये पता है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो ब्रिटिश शासक पूरी तरह से हमारे देश से नहीं चले गए और ना ही उनका भारत से पूरी तरह से नियंत्रण समाप्त हो गया। वास्तव में अगर हम कहें कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस ट्रीटी हुई थी उसमें एक शब्द लिखा था कि 20 जून 1948 तक अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगी। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में देश के प्रधानमंत्री बने और आज़ादी के पहले ही हमारे देश में संविधान निर्माण का भी कार्य शुरू हो गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और भारतीय संविधान तेजी से निर्मित होने लगा। और इसी दौरान एक घटना घटी, देश को विभाजन से गुजरना पड़ा और भारत का विभाजन हुआ। एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में बना, एक हिस्सा भारत। और सबसे जो समस्या वाली बात थी कि 562 रियासतों के आसपास ऐसी थी जिनको एक स्वतंत्र प्राय स्टेटस दिया गया या भी छूट दी गई, तो चाहे वो भारत संघ में विलय करें या अपने स्वतंत्र स्टेटस को बनाए रखें। आगे चलकर इन्हीं देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में एकीकरण हुआ। हालांकि कुछ समस्याएं आई, हमें सैन्य ऑपरेशन भी करना पड़ा, जैसा कि हैदराबाद केस में। जम्मू कश्मीर की समस्या भी इन्हीं में से एक है। तो हम ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 से 20 जून 48 तक का समय बच्चों देखिए, स्वतंत्र, एक प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अब आप मन में जरा सोचें कि कौन हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सी राजगोपालाचारी। भाई नहीं, स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन कैसे होंगे भाई? जब देश आज़ाद हो गया तो आपको पता है कि भारत में, ब्रिटिश भारत में आने वाले अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन को कभी कभी हम मनबाटन के नाम से भी पुकारते हैं। और उस समय ये भारत के विभाजन में और आज़ादी में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। तो लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से या तो आग्रह किया या जो भी रहा हो, लॉर्ड माउंटबेटन ने से कहा गया कि आप कुछ समय तक गवर्नर जनरल के पद पर बने रहे। तो लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में पद संभाला। और 20 जून 1900, अभी भी राष्ट्रपति का पद नहीं था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 20 जून 1948 के बाद फिर क्या हुआ? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया। 20 जून 1948 से 25 जनवरी, चूंकि 26 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये गवर्नर जनरल रहे। प्रश्न ऐसे बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भी उत्तर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी।
और इसके बाद ये पद समाप्त हो गया और इसकी जगह पर राष्ट्रपति का पद आया। राष्ट्रपति के पद आते ही भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र बन गया। तो आज के टॉपिक में हम यही बताना चाह रहे थे कि जो गणतंत्र है वह एक स्पेसिफिक शब्दावली है, एक विशेष शब्दावली है, और यह सूचित करता है कि किसी देश में किसी भी स्तर पर राज परिवार को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। भारत 1950 में गणतंत्र बना और इसके पहले ही भारत क्या था, एक लोकतांत्रिक देश था। तो लोकतंत्र और गणतंत्र सुनने और देखने में समान शब्दावलियां भले लगे, लेकिन इसके पीछे एक स्पेसिफिक अर्थ छिपा हुआ है। तो बस बच्चों, आज इस टॉपिक में हमारा उद्देश्य इन्हीं शब्दावलियों को क्लियर करना था। आगे हम अनेक शब्दावलियों को छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आप लोगों को समझाते रहेंगे। धन्यवाद।